आज के लेक्चर में हम समतल ग्रेटिंग द्वारा तरंग लंबाई का मापन करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय प्लेन ग्रेटिंग। जब किसी समतल ग्रेटिंग पर एक वर्णीय या संयुक्त प्रकाश अभिलंब रूप से गिरता है तो तरंग लंबाई लैम्डा के अनुसार मुख्य उच्चिष्ट हमें अलग अलग एंगल्स पे मिलते हैं। और वो जो कंडीशन है वो हम कैलकुलेट की थी हमने कि a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा है। तो ये साइन थीटा में थीटा वो एंगल है जहाँ पे हमें मैक्सिमास या प्रिंसिपल मैक्सिमास मिलते हैं। तो यहाँ से लेमडा हो गया आपका a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल अपॉन एन, जो कि समीकरण 2 से दिखाया गया है, जहाँ a प्लस बी ग्रेटिंग अंतराल है, n स्पेक्ट्रम का ऑर्डर है और थीटा विवर्तन का वह कोण है जहाँ विशिष्ट तरंग लंबाई का उच्चिष्ट बनता है। यदि हमें a प्लस बी, जिसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, थीटा कोण अगर पता है और n जो है ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम पता हो, तो ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन 2 में पुट करके हम लैम्डा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रेटिंग की वर्ण विक्षेपण क्षमता या डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए ग्रेटिंग। ग्रेटिंग से प्राप्त स्पेक्ट्रम में यदि डेल्टा लैम्डा तरंग लंबाई के परिवर्तन के संगत विवर्तन कोण में परिवर्तन डी थीटा होता हो या डी थीटा अपॉन डी लैम्डा टर्म हम अगर निकाल सकें तो वो वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाएगी। तो ये विवर्तन कोण में परिवर्तन एवं लंबाई तरंग लंबाई में परिवर्तन के अनुपात को ग्रेटिंग की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन डी थीटा अपॉन डी लैम्डा से। अब ग्रेटिंग द्वारा मुख्य उच्चिष्ट के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। तो इसको इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया लेमडा के रेस्पेक्ट में, तो इक्वेशन आ गई a प्लस बी कॉस थीटा डी थीटा बाई डी लेमडा इज इक्वल टू एन, या डी थीटा अपॉन डी लेमडा इज इक्वल टू एन अपॉन a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, जिसको समीकरण 2 से दिखाया गया है। अब समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि ग्रेटिंग की वर्ण विक्षेपण क्षमता किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट, स्पेक्ट्रम की कोटि n के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात द्वितीय कोटि में स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रथम कोटि की स्पेक्ट्रम की वर्ण विक्षेपण क्षमता से अधिक होती है। सेकेंड, वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है वो ग्रेटिंग अंतराल a प्लस बी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जितना ग्रेटिंग अंतराल कम होगा उतना ही स्पेक्ट्रम का फैलाव अधिक होगा। थर्ड, कॉस थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होती है वर्ण विक्षेपण क्षमता। थीटा का मान जितना अधिक होगा उतना ही कॉस थीटा कम होगा एवं विक्षेपण क्षमता अधिक होगी। चूँकि लाल रंग के लिए वर्ण विवर्तन कोण थीटा बैंगनी रंग से अधिक होता है, अतः स्पेक्ट्रम के लाल भाग में विक्षेपण अधिक होगा। यदि थीटा कोण छोटा हो तो कॉस थीटा लगभग 1 की तरफ टेंड कर जाएगा, तो समीकरण 2 में कॉस थीटा का प्रभाव नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि दो रेखाओं के बीच का कोणीय अंतर डी थीटा उन दोनों रेखाओं के तरंग लंबाई के अंतर डी लैम्डा के अनुक्रमानुपाती होता है। और इस प्रकार इस कंडीशन में जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है इसको हम नॉर्मल स्पेक्ट्रम या सामान्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रेटिंग से जो हमारे को स्पेक्ट्रम मिलता है वो और प्रिज्म के कारण जो स्पेक्ट्रम मिलता है इनमें क्या क्या अंतर है या क्या क्या समानांतर हैं। तो ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम तथा प्रिज्म के द्वारा प्राप्त किए गए स्पेक्ट्रम में अंतर। डिफ्रैक्शन बिटवीन ग्रेटिंग एंड प्रिज्म स्पेक्ट्रा। किसी संयुक्त प्रकाश या श्वेत प्रकाश को विक्षेपित करके उससे स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म या ग्रेटिंग का यूज़ करते हैं। इन दोनों से प्राप्त स्पेक्ट्रम में निम्नांकित अंतर होते हैं। फर्स्ट, ग्रेटिंग में हमें विभिन्न कई सारे ऑर्डर्स के कई स्पेक्ट्रम मिलते हैं जो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर होते हैं, जबकि प्रिज्म में हमें इस तरह के एक से ज़्यादा स्पेक्ट्रम नहीं मिलते हैं, वहाँ प्रिज्म में केवल एक ही स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सेकेंड, ग्रेटिंग से बने स्पेक्ट्रम प्रिज्म से बने स्पेक्ट्रम की तुलना में अधिक शुद्ध होते हैं। ग्रेटिंग से बनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं
सीधी होता ही है, जबकि प्रिज्म में बनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं थोड़ी सी वक्रीय होती हैं। चौथा, ग्रेटिंग के साथ प्रयोग करके यदि थीटा ज्ञात करें तो हम तरंग लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, परंतु प्रिज्म में विचलन कोण और तरंग लंबाई के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे हम थीटा अगर हमें पता है या लैम्डा पता है तो भी ये ज्ञात नहीं कर सकते हैं। पांचवा, ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम में बैंगनी किरणों का विवर्तन लाल की तुलना में कम होता है, अर्थात थीटा वी इज लेस देन थीटा आर। परंतु प्रिज्म स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग का विचलन लाल रंग की तुलना में अधिक होता है, अर्थात डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। छठा, ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम प्रिज्म की तुलना में कम चमकीला होता है, क्योंकि ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम में अधिकांश प्रकाश का भाग जो सेंट्रल मैक्सिमा है उस पर आ जाता है और बचा हुआ जो भाग है वो कई कोटि में दोनों ओर बने हुए स्पेक्ट्रम में वितरित होता है, जबकि प्रिज्म में एक ही स्पेक्ट्रम बनता है और वहाँ प्रिंसिपल मैक्सिमा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। सातवां, ग्रेटिंग की वर्ण विक्षेपण क्षमता डी थीटा बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू एन अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर होती है। किसी कोटि विशेष के लिए यह निश्चित रहती है, जबकि प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता डी म्यू बाई डी लैम्डा होती है, जिसका मान स्पेक्ट्रम के बैंगनी भाग में अधिक और लाल भाग में कम होता है, क्योंकि यह लैम्डा पर निर्भर करती है। आठवां, ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता n इंटू एन होती है तथा प्रिज्म की विभेदन क्षमता t इंटू डी म्यू बाई डी लैम्डा होती है। विभेदन क्षमता हम अगले कुछ लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले भी डिराइव करेंगे। तो हम यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूलों को स्टैंडर्ड मान सकते हैं और हम ये कहेंगे कि ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता प्रिज्म की विभेदन क्षमता की तुलना में बहुत अधिक होती है। नाइन्थ, कई ग्रेटिंगों से प्राप्त स्पेक्ट्रम एक समान होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि ग्रेटिंग की विभेदन या वर्ण विक्षेपण क्षमता ग्रेटिंग के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है, जबकि कई प्रिज्मों में प्राप्त स्पेक्ट्रम एक से नहीं होते, क्योंकि प्रिज्म की विभेदन या वर्ण विक्षेपण क्षमता दोनों ही प्रिज्म के पदार्थ पर भी निर्भर करते हैं। अगर हमारा प्रिज्म फ्लिंट का है, क्राउन का है या क्वार्ट्ज का है तो उन सब केसेस में ये अलग अलग होगी, क्योंकि म्यू का मान बदल जाएगा।